गुड मॉर्निंग। कल के लेक्चर से कोई डाउट है? कल शायद स्क्रीनिंग इफेक्ट बता रहे थे ना, वो रह गया था मेरे ख्याल से। एक मिनट और देखते हैं, बाकी लोग आते हैं उसके बाद चालू करेंगे। देखिए, बोर्ड विजिबल है, बोर्ड दिख रहा सबको? देखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट में होता क्या है कि जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के इधर साइड में सभी सेल्स हमको ऐसे दिखते हैं। जैसे ये तो हम जो सेल्स हम बना रहे हैं ये एक्चुअल में कैसा सर्कुलर बना रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल में एटम है, एटम कैसा दिखता है हमको, तो इस टाइप का, मतलब एक सेल ऐसा है, इसके बाद एक दूसरा सेल ऐसा होगा, और इस दूसरे सेल में जो एक ऑर्बिटल होगा वो इस टाइप से होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेल बनाया है
और यहाँ पे मैंने जो है सेकंड सेल बनाया है, ठीक। अब इस दोनों सेकंड सेल में क्या है, यहाँ पे एक तो हमारा 2s हो गया और एक हमारा 2p हो गया, ठीक। तो ये जो सेकंड सेल है वो इस तरीके से अरेंज होता है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट कहता क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स आगे बढ़ेंगे, कि जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते चले जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सेल बढ़ेंगे। अब देखिए, प्रोटॉन यहाँ से अपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ठीक है। प्रोटॉन क्या करता है, अपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है ताकि इस सेल को वो बांध के रख सके, मतलब पकड़ के रख सके। जैसा कि देखो, हमने प्लैनेट्स जो हम पढ़ते थे, प्लैनेट्स में क्या हुआ कि जो लास्ट प्लैनेट है हमारा प्लूटो, ये ये प्लैनेट अपने ऑर्बिट से निकल के चला गया। तो निकलने का रीजन ये है कि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके किसके बीच, तो सन और प्लूटो के बीच ये कम हो गया, जिसके वजह से ये बाहर की ओर निकल गया। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक। अब देखो, अब देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे इफेक्ट करता है प्रॉपर्टीज पे। तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक। तो जैसे जैसे ये दूर जाएगा, जैसे जैसे हम प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। 2, 8, 8, 18, 18, 32, उसके बाद फिर से 32, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ते चला जाता है। तब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में, फर्स्ट सेल और सेकंड सेल के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। उसके बाद ये, सॉरी एक मिनट, उसके बाद थर्ड सेल और सेकंड सेल के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, फिर थर्ड और फोर्थ के बीच में लगेगा, उसके बाद इन दोनों के बीच में लगेगा, ऐसे ही करके यहाँ भी लगेगा और यहाँ पे भी फोर्स ऑफ रिपल्शन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाती है तो होता क्या है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों की जब हम बात करें या कोई भी सेल्स की हम बात करें तो दोनों के बीच में धक्का मुक्की ज्यादा चालू हो जाएगा, ठीक है। तो धक्का मुक्की ज्यादा चालू होगा तो जो सेल्स हैं वो सेल्स बाहर की तरफ मूव करने लग जाएंगे, मतलब थोड़ा सा बाहर की ओर शिफ्ट करेगा, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस रेडियस क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब स्क्रीन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो शब्द है स्क्रीनिंग, या फिर इसको आप हम यहाँ पे जो यूज करते हैं वर्ड, एक्चुअल में इसको अगर हिंदी में समझा जाए तो ढाल आप कह सकते हैं, ठीक। ढाल इसलिए क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस लगा रहा है उससे बचने के काम में आता है। जैसे मान लो, मान लीजिए अब अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा। किसकी वजह से कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से, ठीक। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो फिफ्थ सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिक्स्थ सेल के लिए, ये सिक्स्थ सेल के लिए क्या कर रहे हैं, ढाल की तरह काम कर रहे हैं। मतलब जो प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ये कम कर दे रहा है। क्यों कम कर दे रहा है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन के वजह से कम कर दे रहा है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब हिंदी में ढाल होता है, ठीक है। जो आर्मर यूज करते थे, जो सैनिक लोग यूज करते थे पहले, उसमें एक ढाल होता था, ठीक है।
उसको शील्ड कहते हैं, उसी शब्द से इसको लिया गया है, मतलब शील्डिंग इफेक्ट बनाया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम सिक्स्थ सेल की बात करें तो यहाँ सिक्स्थ सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ढाल के तरह कवर अप करेगा ये फिफ्थ सेल का इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस है शील्डिंग इफेक्ट का, और इसी के वजह से सारे जो हम आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह देखते हैं उसमें फर्क आता है, या रेडियस में फर्क आता है। समझ में आया? अभी डाउट क्लियर हुआ? देखो एक काम कीजिए, आप सब इसको आप अपने नोट्स में उतार लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स मैंने दिया नहीं, आपने कॉपी में इसको ढंग से फिगर को उतार दीजिए। टॉपिक दे दीजिए इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट करके। चलिए फटाफट इसको बना लीजिए, अच्छे से सुंदर से बना लीजिए। जहां मैंने FOA लिखा है वहां FOA लिखिए, जहां FOR लिखा है वहां FOR लिखिए, ठीक है। हो गया सबका? सब लोगों का हो गया? देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारा पेनेट्रेशन इफेक्ट। देखिए ये एक तरफ है पेनेट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके वजह से भी प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिलता है। और पेनेट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो ये केमिस्ट्री में या कहीं पे भी इसमें ताकत होती है, घुसने की ताकत या क्षमता कहीं एंटर करने की, ठीक है। अब जब हम एटम्स की बात करें, देखो मैं वापस से ड्राइंग बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है, अभी हमारे पास 4 सेल्स है, जैसे S P D F।
हमने शुरू से यही पढ़ा है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें और फिर इसमें। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक जो होगा वो कौन सा होगा, तो एस ऑर्बिटल होगा। उसके बाद जो होगा सो कौन सा होगा, पी ऑर्बिटल होगा। उसके बाद कौन सा होगा हमारा, डी ऑर्बिटल। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आएगा एफ ऑर्बिटल। और अगर इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएंगे तो कह सकते हैं कि जी ऑर्बिटल भी देखने को मिलेगा। ठीक है। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है, इसको आयनाइजेशन एनर्जी में हम कैसे देखते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के सबसे नजदीक हमारा एस ऑर्बिटल है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस ऑर्बिटल पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का, वो मैक्सिमम होगा। ठीक। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एस इज मैक्सिमम। ठीक है। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो मिनिमम कहाँ पे होना चाहिए, इस जी ऑर्बिटल पे। अगर हम चारों को कंपेयर करेंगे तो, चारों नहीं सॉरी पांचों को कंपेयर करेंगे तो इस कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का एस ऑर्बिटल पे होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे ज्यादा लगेगा, क्योंकि सबसे नजदीक में यही है। तो इससे होगा क्या कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना चाहेंगे, मान लीजिए अगर हमें एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना हो, उस कंडीशन में आयोनाइजेशन एनर्जी हमको बहुत ज्यादा सप्लाई करना होगा। ठीक। ये चीज हम कब देखेंगे, जब हम एस पी डी एफ को हम कंपेयर करेंगे तब। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तब देखेंगे कि एस ऑर्बिटल्स पे जब हम इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं तो हमको वहां पे एनर्जी काफी ज्यादा देना होता है। उसका रीजन ये है कि न्यूक्लियस सबसे नजदीक में होता है, तो ये कोशिश करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर खींच ले। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज्यादा पावर होगा प्रोटॉन का, वो एकदम नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन को उतनी ही तेजी से खींचेंगे, मतलब वो उतनी ही तेजी से अंदर घुसने का प्रयास करेंगे न्यूक्लियस में, कोशिश करेंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं। तो इसी चीज को कहा जाता है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंपैरिजन करते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी के लिए और एसपीडीएफ के लिए। तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसमें लगेगा, एस के लिए लगेगा, उसके बाद पी के लिए लगेगा, फिर लगेगा डी के लिए और फिर लगेगा एफ के लिए। क्योंकि हमारे पास चार ही ऑर्बिटल है, एलिमेंट जो है वो चार ऑर्बिटल्स तक ही डिफाइंड है, इसीलिए हम एस पी डी एफ में देखते हैं। अगर उसके बाद अगर पूछा जाए तो हम लोग जी को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए देखिए, इसको मैं सेव कर देता हूँ। एक बार फिगर को देख लीजिए, उसके बाद ये फिगर डिलीट करूंगा तो आप एक बार पढ़ लेंगे इसको क्या लिखा हुआ है। फिगर देख के हो गया। चलिए इसको एक बार रीडिंग दीजिए, देखिए कुछ कोई पॉइंट्स का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
देखिए यहाँ एक एग्जांपल भी दिया है मैंने एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को जब कंपेयर किया जाए तो इस कंडीशन में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो p में आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो s में आता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इसमें ज़्यादा लगेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इसमें निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीजेस द आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल फंडा है कि अगर फुलफिल्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स या हाफ फिल्ड भी होंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ये हमने कल भी देखा था। देन मैंने इस पॉइंट्स को समराइज कर रखा है कि इन जनरल क्या होता है कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं टॉप टू बॉटम तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। रीजन ये है कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो यहाँ पे साइज जो है वो डिक्रीज करेगा, जिसके वजह से हमारा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, और यहाँ पे साइज इंक्रीज करेगा जिसके वजह से आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगा। ठीक है, इस वजह से दोनों ट्रेंड देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी इसको कहते क्या है, तो ये बेसिकली तब देखा जाता है जब हम किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है कि जो भी चीज है यूनिवर्स में वो हमेशा उसी अवस्था में रहना चाहता है। ठीक है, उस जब तक कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ वर्क ना किया जाए। तो कोई भी एक एटम है, अगर उस एटम में वो एटम अगर अनरिएक्टिव है या जैसे है अपने नेचर में वैसे ही पाया जा रहा है तो हम कहते हैं कि वो एक तरह से स्टेबल भी है। ठीक है, तो अगर कुछ स्टेबल है और उसमें हम कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है या तो हमको उससे एनर्जी निकालना होगा या उससे एनर्जी देना पड़ेगा। इस कंडीशन में देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में क्या होता है कि जब हम किसी भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, एक एन आयन का फॉर्मेशन करता है, और इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगा। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी होती है इसके हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो जब तक ये एनर्जी रिलीज नहीं करेगा तब तक ये किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो कोई भी एक गैसियस एटम है जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो वो एक एनर्जी रिलीज करेगा, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जैसे हम मेटल्स के लिए पढ़ते हैं तो मेटल्स में क्या होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को वो छोड़
छोड़ता है बाहर, जिसके वजह से एक प्लस आयन का फॉर्मेशन होता है और एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन देखने को मिल रहा है आपको। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, कि कितना इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है और किस तरीके से ले सकता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने के वक्त जो एनर्जी यूज होती है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए इसमें definition क्या है, it is defined as the energy given out when a neutral gaseous atom takes up an extra electron। तो एनर्जी निकलता है कब, जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है तब। Electron affinity of an atom measures the tightness with an atom bonds an extra electron to it। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमको बताता है कि कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को कितने ताकत से वो पकड़ के रखा है, मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शोज द सेम ट्रेंड एज एटॉमिक साइज एंड आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब जैसा आयनाइजेशन एनर्जी का हम ट्रेंड देखते हैं कि पीरियड के अलोंग, मतलब लेफ्ट से राइट जाने वक्त आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, तो वही चीज हमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी देखने को मिलता है। देखिए यहाँ जो लिखा है मैंने कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, तो इसमें भी सेम कंडीशन आएगा, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। और ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, that is from top to bottom, the electron affinity decreases। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। it is also known as electron gain enthalpy। it decreases down a group because as the atom gets larger due to increasing atomic size, the attraction of positive nucleus for an outside electron decreases। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेंगे और इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा। एक्सेप्शन है यहाँ पे, देखिए कल भी मैंने आपको बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल और इनऑर्गेनिक का सेक्शन, आपका जो इनऑर्गेनिक का सेक्शन है ये पूरा एक्सेप्शन से भरा होता है। इस चैप्टर में तो आपको बहुत कम देखने को मिला, लेकिन इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस बहुत होते हैं, ठीक है। तो जो आपको एक्सेप्शन जहां भी लिखा हुआ मिले उसको आप सिंपली रट जाएंगे या याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, exceptions in halogens fluorine has lower electron affinity than fluorine। it is mainly due to extremely small size of fluorine atom as compared to that of chlorine atom। ठीक है, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की जो ताकत है वो कम होती है क्लोरीन से। जब हम क्लोरीन और फ्लोरीन को कंपेयर करते हैं तब, तो इसलिए फ्लोरीन का जो एटम है वो जरूरत से ज्यादा ही छोटा होता है। The addition of an extra electron creates a high electron density and hence strong electron repulsion is not highly favored। Due to the same reason oxygen has smaller affinity than sulfur। देखिए पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है आपके पास, देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि फ्लोरीन का जो साइज है ये क्लोरीन से काफी ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। तो जरूरत से ज्यादा छोटा होने की वजह से, जैसे देखो अगर इसे हम बनाना चाहें तो मान लीजिए फ्लोरीन है ये न्यूक्लियस और इसका जो साइज है ये अगर इतना है, तो क्लोरीन का जो साइज होगा वो फ्लोरीन से इतना बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेंसिटी जो है इसका, वो डेंसिटी इतना डेंस होता है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस जो है वो इतना डेंस हो जाते हैं, घने हो जाते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन चालू हो जाता है। मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इन दोनों के बीच में रिपल्सन काफी ज्यादा होता है, जिसके वजह से फ्लोरीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए बाध्य नहीं रहता, मतलब ये कोशिश करता है कि मैं इलेक्ट्रॉन का ना लूं। तो सेम कंडीशन है ऑक्सीजन के साथ और सल्फर के साथ भी, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन हमको देखने को मिलता है।
Then it is in general increases when one moves from left to right across a period. It is due to decreasing atomic size across a period that the nuclear attraction for an additional electron increases. मतलब जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज करेगा. Then the electronic configuration of elements also affects their electron affinities. Electron affinity of noble gases are zero. किसी भी नोबल गैस के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो जीरो होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं. क्रिप्टन और जेनॉन जो है वो बॉन्ड्स बनाते हैं. इट इज एट्रीब्यूटेड टू देयर फुल्ली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन Ns2np6. Also, the electron affinity of nitrogen and beryllium atoms are quite low due to extra stability of half-filled orbitals and full-filled orbitals. कहता क्या है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत भी घट जाती है. वो इसलिए क्योंकि ये जो स्टेबल कंडीशन में रहते हैं, ये अपने आप को तोड़ना या बिगाड़ना नहीं चाहते. देन एक चीज देखिए, अब देखो इसमें एक नया चीज आया है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज पॉजिटिव. तो इस चीज को हम कैसे समझेंगे? ठीक है, अभी देखिए इस चीज को हम कैसे समझेंगे. इसको ऐसे ध्यान रखना है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा. ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रखना है. अभी ऐसा क्यों होता है? तो देखो हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके बाद सेल्स है. तो मान लीजिए इस सेल में हमने क्या किया, इस सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया. तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने वक्त क्या होगा इसमें कि एनर्जी रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो जो एनर्जी है वो रिलीज हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव एनर्जी. ठीक, नेगेटिव एनर्जी इसलिए क्योंकि अगर यहाँ से एनर्जी निकल रहा है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये हमारा सिस्टम है. सिस्टम मतलब जहाँ पे वर्क हो रहा है. ठीक है, देखो सिस्टम वगैरह जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में. यहाँ पे बता दूं कि जो भी चीज वर्क करता है उसे हम सिस्टम कहते हैं. ठीक है, जिसमें भी काम हो रहा है वो सिस्टम कहलाता है. इस कंडीशन में ये इस एटम से एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब कह सकते हैं कि एटम यहाँ पे सिस्टम है और इससे एनर्जी रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो कुछ ना कुछ घट रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसको डिनोट किया जाता है नेगेटिव साइन के साथ. तो ये तो हो गया हमारा तब जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तब मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड कर रहे हैं तो उस कंडीशन जो एनर्जी रिलीज होगा वो नेगेटिव होगा. ठीक, उस कंडीशन जो एनर्जी रिलीज होगा वो नेगेटिव होगा. लेकिन जब हम सेकेंड एनर्जी की बात करें, मतलब वापस से अगर हम इसमें क्या करें, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो देखिए क्या फर्क आएगा. अब देखो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है, इसके अगेंस्ट में मुझे काम करना होगा, या यूं कहिए तो हमें यहाँ पे प्रोटॉन नहीं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट में हमको काम करना होगा. मतलब जो इलेक्ट्रॉन इस सेल में पहले से प्रेजेंट हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन चालू हो जाएगा. ठीक, फोर्स ऑफ रिपल्शन चालू हो जाएगा. अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में क्या होगा कि न्यूक्लियस, देन एक सेल, देन दो सेल, उसके बाद तीसरा सेल. तो 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन. अब इसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 और 1 8. ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी स्टेबल हो गया. अब मान लो मैं जबरदस्ती इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूँ, मैं बोलूँ कि नहीं इसके बाद वाला जो सेल है इसमें मैं एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूँ. ठीक है, तो हमको करना क्या होगा कि यहाँ जो 8 इलेक्ट्रॉन है, इस 8 इलेक्ट्रॉन और इस नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन हमको देखने को मिलेगा, उस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट में काम करके, मतलब इसके फोर्स से अधिक हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, इसके फोर्स से अधिक हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. ठीक, ताकि हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सके. तो यहाँ पे जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड कर रहे हैं, इसको हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव.
तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब सिस्टम में एनर्जी ऐड किया जाता है तो वो जो एनर्जी है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते क्या है कि द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हो क्या रहा है इसको, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका बेसिकली यही फंडा है। फंडा क्या है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन को तोड़ के इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो तो वहां पे हमको सिस्टम में एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, और उस एनर्जी को, वो सप्लाइड एनर्जी को हम पॉजिटिव कहते हैं। इसके वजह से कहा जाता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है या सब्जेक्टिव में भी बोर्ड्स में देते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन कैसे आपको देगा, तो लिखेगा क्या, वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। ठीक है, ये ऐसा लिख के क्वेश्चन आता है, वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। ठीक है, तो वहां पे आपको इसी चीज को एक्सप्लेन करना होगा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम होने के लिए हमें सिस्टम में या उस आयन को हमें एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी होती है, जिसके वजह से वो सप्लाइड एनर्जी पॉजिटिव डिनोशन के साथ आता है, और हम कहते क्या है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हमारा पॉजिटिव होता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स ऑन विच द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करते हैं। चलिए ये तीनों पॉइंट्स को आप खुद से देखिए, खुद से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि तीनों पॉइंट्स मैंने डील किया आपको। तीनों पॉइंट देख के हो जाए तो यस लिखिएगा ताकि आगे चले। फर्स्ट का लास्ट लाइन, as a result the force of attraction between the nucleus and the incoming electron decreases। वही चीज मैंने आपको बोला अभी कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो है लेस नेगेटिव दिखता है, मतलब पॉजिटिव देखने को मिलता है। यहाँ देखिए लेस नेगेटिव वर्ड जो है इसका मतलब है एक्चुअली पॉजिटिव वर्ड। ठीक है,